Hey everyone, this is Rishu Chaudhary and welcome to the video series of Marketing Management by Philip Kotler. So ये हमारा पार्ट 1 है जिसमें हम चैप्टर 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं. सो इन दिस चैप्टर वी विल एड्रेस द फॉलोइंग. What is the scope of marketing? What are some core marketing concepts? The new marketing realities and company orientation toward the marketplace and marketing management tasks. What is marketing? Marketing is all about identifying and meeting human and social need. मार्केटिंग में अपने कस्टमर के ज़रूरतों को समझकर ऐसे प्रोडक्ट और सर्विस का निर्माण करते हैं जो उनके ज़रूरतों को पूरा करता है. The definition given by Philip Kotler is that the aim of a marketing is to know and understand the customer so well that product or service fits him and sell itself. Ideally, marketing should result in a customer who is ready to buy. All that should be needed then is to make the product or service available. फ्लिप कोटलर ने भी यहाँ पे कहा है कि हम अपने कस्टमर को बहुत ही अच्छे से समझते हैं और ऐसे प्रोडक्ट और सर्विस का निर्माण करते हैं जो उनके ज़रूरतों को पूरा करता है. देन हमें उसे बेचने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, वो खुद ब खुद ही बिक जाता है. व्हाट इज़ मार्केटेड? बेसिकली हम 10 तरह की चीज़ों को मार्केट कर सकते हैं एज ए मार्केटर, जैसे गुड्स, सर्विस, इवेंट, एक्सपीरियंस, पर्सन, प्लेस, प्रॉपर्टीज, ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन, आइडियाज. लेट्स टेक अ क्विक लुक एट दीज कैटेगरीज. फर्स्ट, गुड. गुड्स का मतलब होता है फिजिकल गुड्स, जैसे फूड प्रोडक्ट, कार, टेलीविज़न, मशीन एंड रेफ्रिजरेटर. एंड एज ए मार्केटर हम इसे मार्केट करते हैं बाज़ार में. दूसरा है सर्विस. सर्विस से हमारा मतलब होता है जैसे कोई होटल, एयरलाइन, बार्बर या ब्यूटिशियन, अकाउंटेंट, बैंकर, लॉयर, डॉक्टर जो काम हमारे लिए करते हैं वो हमें एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इन्हें भी ज़रूरत होती है मार्केटिंग की. तीसरा है इवेंट्स, जैसे ओलंपिक, वर्ल्ड कप एंड IPL. इन्हें भी मार्केट किया जाता है उनके फैंस को ताकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें इसे. एक्सपीरियंस, जैसे आप किसी प्राइवेट शिप पे जाते हो, पंजिंग जंपिंग करते हो, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हो, ये सब एक एक्सपीरियंस है जो एक मार्केटर आपको बेचता है. पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, लॉयर और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल अपने आप को मार्केट करते हैं और एक सेल्फ ब्रांड बनते हैं. और अगला है प्लेस. एज ए मार्केटर हम प्लेस को भी मार्केट करते हैं. जैसे कश्मीर एक बहुत अच्छा जगह और आपको वहाँ पे जाना चाहिए घूमने के लिए और इनको भी मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है ताकि कस्टमर को पता चल सके कि कश्मीर भी कोई जगह है. सो हम प्लेस को भी मार्केटिंग कर सकते हैं. अगला है प्रॉपर्टीज़. प्रॉपर्टीज़ पर हमारा एक इंटेंजिबल राइट होता है, चाहे वो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी हो या कोई स्टॉक और बॉन्ड हो, और इनको हम खरीदते हैं और बेचते हैं और इसके लिए हमें मार्केटिंग की ज़रूरत होती है ताकि लोगों को पता चले कि हमारे पास कोई ऐसा स्टॉक या कोई ऐसा रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है जिन्हें वो खरीद सकते हैं. ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऐसे म्यूजियम होते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इनको भी मार्केटिंग की ज़रूरत होती है ताकि ये बहुत सारे कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए डोनेशन इकट्ठा कर सकें. अगला है इंफॉर्मेशन. हम इंफॉर्मेशन को भी मार्केट करते हैं, जैसे हम किसी बुक्स की मार्केटिंग करते हैं, स्कूल की करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ की करते हैं. सो हम इंफॉर्मेशन को भी मार्केट कर सकते हैं. अब अंतिम है आइडिया. एवरी मार्केटर ऑफर इंक्लूड अ बेसिक आइडिया. चार्ल्स रेबन ऑफ एक बार ऑब्जर्व किया था कि इन द फैक्ट्री वी मेक कॉस्मेटिक, इन अ ड्रग स्टोर वी सेल होप. सो हम आइडियाज़ को भी मार्केट करते हैं एज ए मार्केटर. सो यही 10 चीज़ है जिसे हम मार्केट कर सकते हैं. हु मार्केट? मार्केटर एंड प्रोस्पेक्ट. A marketer is someone who seeks a response, attention, a purchase, a boot, a donation from another party, called the prospect. If two parties are seeking to sell something to each other, we call them both marketers. What is market? A market was a physical place where buyers and sellers gathered to buy and sell goods. Economics describe a market as a collection of buyer and seller. की कस्टमर मार्केट. कंज्यूमर मार्केट. कंज्यूमर मार्केट वो होता है जहाँ पे हमारा कस्टमर जो होता है वो एक इंडिविजुअल होता है और हम यहाँ वो अपने यूज़ के लिए प्रोडक्ट सर्विस को ख़रीदता है, इसे हम कहते हैं कंज्यूमर मार्केट. बिजनेस मार्केट. बिजनेस मार्केट वो होता है जहाँ पे हमारा जो कस्टमर है वो एक बिज़नेस होता है और ना कि कोई इंडिविजुअल. यहाँ पे हम नीड, वांट एंड डिमांड,
नीड जो होता है वो बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट होता है, जैसे फूड, वाटर, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सभी एक ज़रूरत है। जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ से अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं तो उसे हम वांट कहते हैं। और डिमांड, जब कोई कंपनी हमारे ज़रूरत को समझ के, हमारे वांट को समझ के अपने प्रोडक्ट सर्विस से हमारे वांट को पूरा करता है तो उसे हम कहते हैं डिमांड। जैसे आपको भूख लगी है, ये एक नीड है, और आप नूडल्स खाना चाहते हो, ये एक। व्हाट इज ऑफरिंग एंड ब्रांड? कंपनी क्या करते हैं, वो कस्टमर की नीड को समझ के अपने सेटस बेनिफिट के जरिए कस्टमर की नीड को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और इसी को हम ब्रांड ऑफरिंग कहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे प्रोडक्ट, सर्विस, इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस, और इन सब का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। जैसे एप्पल का ब्रांड ऑफ ऑफरिंग क्या है? वो बहुत ही यूनिक है, क्रिएटिव है, इनोवेटिव है, ईजी टू यूज़, कूल, आईपॉड, आईफोन, आईपैड और लॉट्स मोर। सो हर कंपनी कोशिश करता है कि वो अपना एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बना सके जो कि यूनिक हो, स्ट्रॉन्ग हो एंड फॉर फेवरेबल हो। सो हर कंपनी अपने ब्रांड ऑफ ऑफरिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। सबसे पहले सेगमेंटेशन को समझते हैं। हर इंसान अलग होता है, किसी को पिज़्ज़ा पसंद है, किसी को बर्गर, किसी को फ़ोन ऐसा चाहिए जिसमें कैमरा अच्छा हो, तो किसी को ऐसा फ़ोन चाहिए जिसका बैटरी अच्छा हो, किसी को घर का बना फूड पसंद है जो हेल्दी है, किसी को पसंद है जंक फूड। तो इसीलिए मार्केटर जो क्या करते हैं, वो सेगमेंटेशन करते हैं मार्केट की, और वो किस आधार पे करते हैं, वो उनका कस्टमर के एज देखते हैं, उनकी परचेजिंग पावर देखते हैं, उनके लाइक डिसलाइक देखते हैं, उनके बिहेवियर देखते हैं, और इन्हीं के आधार पर वो मार्केट का सेगमेंटेशन करते हैं। ओके, सो नाउ टारगेट मार्केट क्या होता है? टारगेट मार्केट क्या होता है, जैसे हमारा कोई प्रोडक्ट है, उसको हर कोई नहीं खरीद सकता है। कोई स्पेसिफिक सेगमेंट मार्केट जो हमारा, उसमें एक स्पेसिफिक टारगेट मार्केट होगा, वही हमारा टारगेट कस्टमर होगा। मतलब हो सकता है हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जो बहुत ही सस्ता है, तो वो ऐसे कस्टमर के लिए जो सस्ता सामान खरीदना चाहते हैं। मे बी जैसे देखें आईफोन है, उसको हर कोई नहीं खरीद सकता है, उसको वही खरीद सकता है जिसका परचेसिंग पावर अच्छा हो। सो यही होता है टारगेट मार्केट। अब पोजीशनिंग क्या होता है? पोजीशनिंग बेसिकली अपने ब्रांड का जो ऑफरिंग होता है हमारा, उसको अपने कस्टमर के माइंड में इस तरह से फिट करना है कि आपका प्रोडक्ट है ना सबसे अच्छा है, मतलब उसमें आपको कोई नहीं हरा सकता है। जैसे हम मीशो का एग्जांपल लेते हैं। मीशो ने अपनी ब्रांड की जो ऑफरिंग दी है इस तरह से दी है कि उसका प्रोडक्ट ना सबसे सस्ता है। ऐसा नहीं है कि उसका प्रोडक्ट सच में अच्छा है, सच में सस्ता है, क्योंकि आप अमेज़ॉन पे देखो, फ्लिपकार्ट पे जाके देखो, आपको ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट सेम प्राइस पे मिल जाएंगे। लेकिन मीशो ने अपनी इस तरह से पोजीशनिंग की है कस्टमर के माइंड में कि उन्हें लगता है कि उसका प्रोडक्ट सस्ता है, और यही होता है पोजीशनिंग। मार्केटिंग चैनल, कंपनी क्या करते हैं, अपने टारगेट मार्केट तक पहुंचने के लिए 3 तरह के चैनल्स का यूज़ करते हैं, और उन्हें हम मार्केटिंग चैनल कहते हैं। जिसमें पहला है कम्युनिकेशन चैनल। इसमें क्या करते हैं कि हम अपने कस्टमर तक से कम्युनिकेट करते हैं, और ये या तो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हो सकता है, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, रेडियो, टेलीविज़न, मेल, टेलीफोन, स्मार्टफ़ोन, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके ज़रिए हम अपने कस्टमर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटर चैनल, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बेच सकते हैं। या तो इसे हम होलसेल के ज़रिए बेच सकते हैं, या तो इंटरनेट के ज़रिए बेच सकते हैं, या मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, इनडायरेक्ट, और बहुत सारे तरीके जिसके ज़रिए हम अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बेच सकते हैं, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहते हैं। उसके बाद आता है सर्विस चैनल। ये क्या होता है, हम अपने कस्टमर को अपने ऑफरिंग का आफ्टर सेल सर्विस दे सकते हैं, और इसके लिए सर्विस चैनल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केटिंग चैनल में। व्हाट इज़ पेड, ओन एंड अर्न मीडिया? आज के डिजिटल टाइम में बहुत सारे नए तरीके आ गए हैं कस्टमर से इंटरेक्ट करने के, जिसमें से पहला है पेड मीडिया। ये क्या होता है, इसमें टीवी आता है, मैगज़ीन आता है, डिस्प्ले ऐड, पेड सर्च एंड स्पॉन्सरशिप। इसमें मार्केटर क्या करता है, एक फ़िक्स्ड अमाउंट देता है कंपनी की तरफ से, और अपने ऐड को शो करने के लिए देता है, और ये होता है पेड मीडिया, जिसमें हम पैसा देके अपना ऐड शो करवाते हैं। उसके बाद आता है ओन्ड मीडिया। ये क्या होता है, ये कंपनी का वेबसाइट हो सकता है, ब्लॉग हो सकता है, फेसबुक पेज या ट्विटर अकाउंट हो सकता है, जिससे जो कंपनी का है, इस पर कंपनी का अधिकार है, और वो वहाँ पे अपना मार्केटिंग करता है। उसके बाद आता है अर्न मीडिया। ये क्या होता है, ये वर्ड ऑफ द माउथ हो सकता है, बज़ वर्ड हो सकता है, वायरल मार्केटिंग मेथड हो सकता है, और ये कंपनी को हेल्प करता है उसके पेड मीडिया के एक्सपेंडिचर को कम करने में। व्हाट इज़ वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन? कस्टमर वैल्यू क्या होता है? कस्टमर वैल्यू इज इक्वल टू बेनिफिट्स माइनस कॉस्ट। मतलब अगर हमारा कस्टमर जो है वो 100 रुपये इन्वेस्ट करके हमसे 150 रुपये का बेनिफिट्स उम्मीद करता है,
तो यहाँ पर जो 50 रुपये होता है वो होता है बेनिफिट। मतलब अगर वो जितना रिसोर्सेज जितना रुपया लगाता है किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को ख़रीदने में, अगर हम उससे ज़्यादा का बेनिफिट अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं तो वो जितना भी ज़्यादा होता है वो होता है कस्टमर वैल्यू, जो कि सर्विस और क्वालिटी के साथ इंक्रीज़ होता है और प्राइस के साथ डिक्रीज़ होता है। लेट्स थिंक अबाउट अ सेकेंड दैट व्हाट इज़ सेटिस्फैक्शन, व्हाट इज़ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सो हमने अपने कस्टमर को कहा कि हम 200 रुपये के प्रोडक्ट, हमारा कस्टमर 200 रुपये इन्वेस्ट करता है लेकिन उसे सिर्फ 150 रुपये का बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर जो निगेटिव में 50 रुपये होता है उससे हमारा कस्टमर डिसअपॉइंट हो जाता है। लेकिन अगर हमारा कस्टमर 100 रुपये इन्वेस्ट करता है और उसे 100 रुपये का बेनिफिट मिलता है तो वहाँ पे वो सेटिस्फाई होता है। लेकिन अगर हम 100 रुपये के कॉस्ट में उसे 200 रुपये के बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं तो हमारा कस्टमर डिलाइट हो जाता है हमारे कंपनी के साथ और वो हमेशा लॉयल रहता है और हमेशा ही हमारे प्रोडक्ट और सर्विस को ख़रीदता है। यही होता है वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। व्हाट इज़ सप्लाई चेन? सप्लाई चेन एक ऐसा रास्ता है जो किसी प्रोडक्ट के बनने से लेके उसके कस्टमर तक पहुंचने तक होता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ब्रिटानिया का। ब्रिटानिया को बिस्किट बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा और उसे रॉ मटेरियल में मैदा चाहिए होगा, चीनी चाहिए होगा, ड्राई फ्रूट्स चाहिए होगा और केमिकल चाहिए होगा। उसके बाद वो उसे फैक्ट्री में बनाएगा। फैक्ट्री में बनाने के बाद उसकी पैकेजिंग होगी। पैकेजिंग के बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर के बाद वो लोअर डिस्ट्रीब्यूटर और लोअर डिस्ट्रीब्यूटर के बाद वो रिटेलर और रिटेलर के बाद वो कस्टमर तक जाएगा और इसी रास्ता को हम सप्लाई चेन कहते हैं। व्हाट इज़ कंपटीशन? कंपटीशन क्या होता है? बेसिकली जब एक ही प्रोडक्ट सर्विस के लिए बहुत सारे सेलर होते हैं और उनकी ब्रांड ऑफ ऑफरिंग सेम होती है सभी की, तो उसी को हम कंपटीशन कहते हैं। व्हाट इज़ मार्केटिंग एनवायरनमेंट? हर देश अलग होता है, वहाँ के लोगों की ज़रूरतें अलग होती है, वहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर अलग होती है, वहाँ का कल्चर अलग होता है, कंडीशन अलग होता है, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग होता है, वहाँ का लीगल सिस्टम अलग होता है, वहाँ की सरकारें अलग होती हैं और बहुत ऐसी चीज़ है जो किसी भी प्रोडक्ट को कहीं पर सक्सेसफुल होने और ना होने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है और इसी को हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट कहते हैं। मार्केटिंग एनवायरनमेंट बेसिकली 6 भागों में बांटा गया है। उनमें से जो है वो है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल कल्चर एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। यही 6 प्रकार होते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट के, जो कि हम आगे के चैप्टर में और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। द न्यू मार्केटिंग रियलिटीज़। द न्यू मार्केटिंग रियलिटीज़ के 3 पार्ट हैं। पहला है टेक्नोलॉजी, दूसरा है ग्लोबलाइजेशन और तीसरा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो टेक्नोलॉजी क्या है? आज के टाइम में बहुत सारी ई-कॉमर्स, मोबाइल इंटरनेट और वेब पेनिट्रेशन की वजह से बहुत ही ज़्यादा चीज़ें डिजिटली हो गई है और अभी कोरोना की वजह से और भी चीज़ें डिजिटली हो रही है और इस समय के साथ और भी ज़्यादा होगी। तो ब्रांड मार्केटर को ज़रूरी होता है कि वो अपने डिजिटल स्ट्रैटेजी पर ध्यान दें और ये टेक्नोलॉजी है वो ऑफलाइन भी मार्केटर को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, उनके सेल्स और अपने मार्केटिंग में सपोर्ट करता है। दूसरा है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हमको पता है कि किस देश में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है और इसके वजह से बहुत ही आसान हो जाता है कि हम दुनिया के किसी भी देश में कुछ भी बेच सकते हैं और वहाँ से कुछ भी खरीद सकते हैं। और एक कंपनी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है टू लर्न फ्रॉम अनदर कंट्री एंड उस चीज़ों को हम अपने देश में अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। सो ये बहुत ही बड़ी और अच्छी चीज़ है किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी देश के लिए, टू अपने ग्लोबलाइजेशन के जरिए अपने बिजनेस और अपने देश को बढ़ाएं। अब लास्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कंपनियां सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं कर रही है, उन्हें अपने देश की लीगल और एथिकल वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करनी चाहिए और साथ में उनकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उनको ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने कंपनी को रन करना चाहिए। उन्हें उन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को ब्रेक नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। और अभी के टाइम में बहुत सारी प्राइवेट ऐसी कंपनियां हैं जो इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटियों को बहुत अच्छे से पूरा कर रही है।
कंपनी ओरिएंटेशन टुवर्ड द मार्केट प्लेस। समय के साथ बहुत सारी कंपनी ने अपने आप को बदला, अपने सामान बेचने के तरीके को बदला और उनको अपने कस्टमर को समझने की कोशिश की। पहले के टाइम में प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होता था जिसमें लोग बहुत सारे प्रोडक्शन करते थे और कम से कम दाम में सामने वाले को अपना प्रोडक्ट बेचते थे। उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता था वही कंपनी सबसे बेहतर मानी जाती थी। उसके बाद आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जिसमें उन्होंने अपने प्रोडक्ट पे ध्यान दिया, उन्होंने अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग की, उसको बेहतर बनाया और वो उसके लिए ज़्यादा चार्ज भी करने लगे। उसके बाद आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। उसमें क्या होता था, उसमें वो लोगों के घर में जाते थे और उनको सामने में सामान बेचते थे। उसके बाद आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, द मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। उसमें हम अपने कस्टमर को समझ के, उसकी ज़रूरतों को समझ के उसको सही समय पर सही दाम में सही सामान बेचते थे। उसके बाद आया होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सो होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? होलिस्टिक मार्केटिंग क्या होता है? होलिस्टिक मार्केटिंग में मार्केटिंग के जितने भी कंसेप्ट है उन सभी चीज़ों को कंबाइन करके उन सभी तरीक़ों से हम अपने बिजनेस की मार्केटिंग करते हैं और इसे हम होलिस्टिक मार्केटिंग कहते हैं। होलिस्टिक मार्केटिंग के 4 पार्ट होते हैं, उसमें से पहला है रिलेशनशिप मार्केटिंग। सो रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या होता है? रिलेशनशिप मार्केटिंग में हम अपने कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम उन्हें कोई सामान बेच रहे हैं, हम उनको ऐसा फील कराते हैं कि हम उनके कोई प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल रहे हैं, और यही होता है रिलेशनशिप मार्केटिंग। दूसरा है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्या होता है? इसमें हम मार्केटिंग के जितने भी चैनल है उन सभी का यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बेचने के लिए। जैसे हम अपने प्रोडक्ट को फेसबुक पे बेच सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को इंस्टाग्राम पे बेच सकते हैं, हम अपने गूगल पे बेच सकते हैं। हम जितने भी चैनल हैं उन सभी चीज़ों का यूज़ करते हैं इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में। और तीसरा है इसमें इंटरनल मार्केटिंग। सो इंटरनल मार्केटिंग क्या होता है? इंटरनल मार्केटिंग होता है कि आप अपने इंटरनल एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्ट करते हो। मतलब आपकी कंपनी का कल्चर कैसा है, आपका एम्प्लॉय आपके प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदते हैं या नहीं खरीदते हैं, अगर नहीं खरीदते हैं तो क्यों नहीं खरीदते हैं। मतलब ये बेसिकली होता है अपने बिज़नेस के अंदर के कल्चर को ठीक बना के रखना। उसके बाद लास्ट जो आता है वो है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी मार्केटिंग कैंपेन के लिए। इसमें हम देखते हैं कि हमने अभी तक जितना भी एफर्ट्स किया है उसका परफॉर्मेंस क्या है। मतलब अगर हमने कहीं पे इतना रुपया इन्वेस्ट किया है तो उसके बदले में हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है। मतलब अगर हम कहीं पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका ROI कम है तो हम वहाँ पे अपना मार्केटिंग कैंपेन को बंद कर देंगे, और जहाँ से हमारा ROI ज़्यादा आ रहा है वहाँ पे हम और भी ज़्यादा अपने रुपए इन्वेस्ट करेंगे। यही था होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगे। सो दैट्स I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake.